गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लास्ट 2 टाइम्स हम बात कर रहे थे। पहले हमने बात की थी मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उसके बाद हमने बात की इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट हमारा था कॉन्सेप्ट कॉजेज़ क्या हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बीएड में आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं या आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर है, तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन ज़रूर करें। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है कि उसका शैक्षिक महत्व क्या है, कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ हमने सीखी है उसका टीचिंग से क्या रिलेशन है, कि उसका आपको कल की स्कूली लाइफ में उसमें आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हर एक टॉपिक की अपनी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो एजुकेशन इम्प्लीकेशन के नाम से ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है तो व्हाट इज़ द एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर अ टीचर, ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि एक टीचर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए या उसके लिए एक शिक्षक के लिए इसका क्या महत्व है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन से क्या भाव है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है कि शैक्षिक उपयोगिता क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं की। हमने ये बात क्लियर कर ली कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, उसके बाद हमने उसके कॉजेज़ के बारे में भी पढ़ लिया। तो उसी के अकॉर्डिंगली इस बात को अब हम समझ चुके हैं कि एक क्लासरूम जिसमें वैसे तो 30 स्टूडेंट हैं, पर आज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो नियर अबाउट 40 स्टूडेंट भी होते हैं, 50 स्टूडेंट भी एक क्लास में बैठे होते हैं। तो वहाँ पर एक टीचर को उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हुए ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है कहाँ बेनिफिट देता है। तो जब एक टीचर ने व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पढ़ा तो उसको ये बात क्लियर हो गई कि जो क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे हैं सभी अपने आप में अलग अलग तरह की विशेषताएं रखते हैं। तो अब इनके लिए एक तरह का टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। हाँ, एक ऐसा टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट हो सकता है जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम को कवर करे। तो यहाँ पर एक टीचर को ये बात क्लियर हो जाती है कि हर एक बच्चे की सोचने समझने की तर्क करने की अलग अलग योग्यताएं हैं, तो ये बात भी उसको क्लियर हो जाती है। तो एक टीचर को अपने क्लासरूम को एडजस्ट करना, अपनी क्लासरूम में जो टॉपिक है उसको कितना लेंथी खींचना है इसको समझने, अपने करिकुलम को किस वे से बच्चों पर स्पेंड किया जाए ताकि वो हर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ पाएँ, उन बच्चों को किस वे से एवेल्यूएट किया जाए ताकि उनका सही मूल्यांकन हो पाए, जो टाइम है पीरियड का टाइम है उसको किस वे से एडजस्ट किया जाए कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, क्लासरूम में कब कौन सी एक्टिविटी के तरह से बच्चे जल्दी सीख पाएंगे, इस चीज़ को टीचर को सोचने के लिए समय मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट के बारे में समझें तो इसकी जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं वो टीचर को इस बारे में सचेत करती हैं, समझाती हैं कि वो किस वे से अपने प्रोसेस को, अपने जो टीचिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। तो इसी के साथ इसमें कुछ पॉइंट्स के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है, अब देखो इसको जब हम करते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवीज़न कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर द टीचर एंड द बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। देखो जब अगर एक टीचर प्लान करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसकी एनर्जी कम वेस्ट होगी। आप लेसन प्लान के बारे में पढ़ रहे होंगे आजकल। लेसन प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है कि एक टीचर को अपनी क्लास में एंट्री करने से पहले अपने सिलेबस, अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक के बारे में प्लान करना होता है कि क्या टॉपिक आज मुझे पढ़ाना है और उस टॉपिक में क्या कैसे पढ़ाना है, वो इनके बारे में पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लेता है।
और उसके बाद क्लास में एंट्री करता है तो वो उसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग अपने स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को पढ़ाता चला जाता है। लास्ट में उसके पास टाइम बच जाता है जिसमें वो उनको रिकैप्चुलेट करके उनसे क्वेश्चनिंग करके एक वैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा कर लेता है कि हाँ, आज जो पढ़ाया गया है उसमें बच्चों ने कितना सीखा। पर उसी के साथ साथ एक जो टीचर है, अब जब वो क्लासिफिकेशन, अब जब बेनिफिट्स चाहे वो टीचर की तरफ से लगा लो या स्टूडेंट्स की तरफ से, ओवरऑल फ़ायदा किसका है? बच्चों का है कि बच्चे कुछ सीख पाएँ। टीचर का क्या बेनिफिट है कि वो जो मेहनत कर रहा है, जो क्लास में बच्चों को समझाने सिखाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो जाती है। अगर हम बिना प्लानिंग के क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में आने के बाद इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि आज मैंने क्या पढ़ाना है, फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अच्छा चलो आज ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप ऑन द स्पॉट इस बात को डिसाइड कर रहे हो तो जब आप पढ़ाओगे आप एक क्या पता सही टीचिंग मेथड भी अडॉप्ट ना कर पाओ, फिर उस टीचिंग मेथड के लिए जो आपने तैयारियां करनी थी वो भी ना शायद पूरी हो पाए। तो बहुत सी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से आपने मेहनत तो की बट हो सकता है कि बाद में बच्चों को पढ़ाने के बाद जब आप उसको इवैल्यूएशन कर रहे हो आपको इतने अच्छे रिजल्ट ना मिल पाएँ। तो एक बेहतर टीचिंग के लिए एक टीचर को पहले ही जो फर्स्ट फेज़ होती है टीचिंग की, मेनली 3 फेजेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव एंड द पोस्ट एक्टिव फेज़। तो जो प्री एक्टिव फेज़ है, जब आप क्लास में एंट्री कर रहे हो, वो पहले से प्रिपरेशन होगी तो आप बहुत अच्छे से स्मूथली अपनी क्लास को रन अप कर पाओगे और जो आपने सोच कर, जो आपने ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड किए हैं क्लास में एंट्री करने से पहले, आप उनको ईजिली गेन कर पाओगे। तो इसमें हम पहले जो बात करेंगे वो हैं एक टीचर के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं या एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस की क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण करने का। अब जब एक जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जितने बच्चे पाए जाते हैं, शुरू में जब टीचर क्लास में टीच करना शुरू करता है, करीबन 3-4 दिन, 1 हफ्ता, वो उनकी जर्नल ऑब्जर्वेशन करता है बच्चों की। उस जर्नल ऑब्जर्वेशन के बेस पे टीचर सभी बच्चों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अपने माइंड में कि इनमें से कितने तो ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट को बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीखने में थोड़े से पिछड़े हुए हैं, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जैसे ही कॉन्सेप्ट करते हैं साथ ही साथ उसको कैच करके गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीचर अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासिफाइड करता है, वर्गीकृत करता है 3 अलग अलग समूहों में, जिसमें इस चीज़ को जज किया जाता है कि गिफ्टेड या प्रतिभाशाली बच्चे कौन से हैं, एवरेज औसत बच्चे कौन से हैं, स्लो लर्नर मतलब धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कौन से हैं। तो यही ग्राफ मोस्ट ऑफ ऑल हर क्लासरूम में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो पीजी क्लासेस हो, यूजी क्लासेस हो, इवन कैन से कोई भी रेगुलर क्लास मोड अगर आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली आपको ये 3 तरह के बच्चे अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ पर एक टीचर को जब इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ वो सबसे पहला जो पढ़ाते हुए काम करता है, इनको क्लासीफाई करने का करता है। क्लासिफिकेशन से टीचर को क्या बेनिफिट होता है, वो उनको उनकी योग्यता, देखो अब यहाँ पर टीचर ने इस बात को जज कर लिया कि इसमें जो एवरेज बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 5-4 ऐसे हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, या 8-10 ऐसे हैं पिछड़े हुए हैं, 5-4 ऐसे हैं जो गिफ्टेड है। तो अब वो जब वो मटेरियल तैयार करेगा तो उसका जो स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा जो औसत बच्चे हैं उन पर रहेगा, ताकि वो उनको ध्यान में रखकर पढ़ाए। थोड़ा सा अलग से अटेंशन जो गिफ्टेड है वो उनको देगा, और कुछ अटेंशन थोड़ा ज़्यादा जो स्लो लर्नर है वो उनको देगा। अब यहाँ पे जब वो करवा रहा है तो करवाते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगा कि जो करवा दिया गया है तो जो बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर है, बीच में उनसे क्वेश्चनिंग करके उनको अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर है तो वो क्लियर करने की कोशिश की जाए। जो बच्चे अच्छे हैं उनसे 1-2 बातें करके बीच में जो कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है उससे रिगार्डिंग कोई कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पूछ के उनको असेस कर लिया जाए। तो एक टीचर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अपने बच्चों को क्लासीफाई करने में। दूसरा है, इसी में है इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान।
अब जब टीचर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया, तो उसी में व्यक्तिगत ध्यान का मतलब क्या है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को डिफरेंटली क्लासीफाइड कर देता है, अलग अलग वे से उनको क्लासीफाई करने के बाद होता है ध्यान देने की बात। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो सभी बच्चों पर एक समान ध्यान देते हैं। उसके बाद जब बच्चों को कुछ काम करने के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर टीचर उनकी पहचान के अनुसार, जैसे टीचर ने जिसको पहचान की हुई है उसी के अनुसार अलग से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ विशेष ध्यान किन को ज़्यादा देने की ज़रूरत है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को। क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसको जल्दी कवर कर लेते हैं। तो टीचर का यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उनको थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिया जाए ताकि वो उस एक्टिविटी में लगे रहें। क्योंकि अगर वो अपना काम को जल्दी फिनिश कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो जो आलतू फालतू एक्टिविटीज़ हैं उसमें ध्यान लगाएंगे, उनका काम हो चुका है वो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ टीचर का स्पेशल अटेंशन से पर्पज़ ये बनता है कि उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम देकर उनको बिजी रखा जाए। अब दूसरे वो हैं जो स्लो लर्नर हैं, वहाँ पर उनको स्पेशल अटेंशन देने से क्या मतलब है कि उनको जो चीज़ नहीं क्लियर हो रही, जो उसके साथ बैठा हो या तो उसके साथ जोड़ दे भी, इसके साथ मिलके कर लो, या उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है, माइनर सी कोई प्रॉब्लम है, वो उनको ध्यान देकर दूर करने की कोशिश करे। या फिर टीचर यहाँ पे ऐसे कर सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा टाइम देके या क्लास के बाद एक्स्ट्रा टाइम देके, स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइम देके, तो उन बच्चों को सारी क्लास के साथ जोड़कर आगे बढ़ा जा सके। तो ये स्पेशल अटेंशन देना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसमें थर्ड पॉइंट है करिकुलम। करिकुलम से मतलब क्या है? जो क्लास में टीचर ने मटेरियल कंप्लीट करवाना है उसके रिगार्डिंग अपनी एक प्री प्लानिंग करने के रिगार्डिंग शुरुआत होती है। अब यहाँ पे एक टीचर को इस बात में डिसीजन लेना होता है कि उसको जो क्लास है, देखो ये तो बात श्योर है कि हर क्लास में 3 तरह के बच्चे पाए जाएंगे। अब यहाँ पर जब टीचर करवाएगा तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो करिकुलम में जो सब्जेक्ट मटेरियल है, जो सब्जेक्ट मटेरियल में टॉपिक है, वो कैसा लिया जाए, वो कितना लिया जाए। इतना ज़्यादा ना लिया जाए कि जो औसत विद्यार्थी हैं वो उसको पूरा ना कर पाएँ। ठीक है, गिफ्टेड बच्चे हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो उसको कवर कर लेंगे, थोड़ी उनकी स्पीड तेज होती है। औसत हैं वो उन पर एज ए वर्कलोड ना हो, और जो तीसरे बच्चे हैं ऐसा ना हो कि वो उसको छोड़ ही दे कि आज का टॉपिक हम नहीं कवर कर पाए इसलिए आज वाला टॉपिक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सभी बच्चों को ध्यान में रख कर जो उसका पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें जो टॉपिक करवाया जाना है उसके बारे में सही डिसीजन ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं पढ़ाने की विधियाँ, टीचिंग मेथड्स क्या होंगे। तो यहाँ अब टीचर्स के लिए क्या बेनिफिशियल है? जब वो टीचर उन सभी बच्चों को ध्यान से समझ जाता है, सभी बच्चों की योग्यताओं को जान जाता है, परख लेता है, तो वो उसी के अनुसार अपने माइंड में डिसाइड कर लेता है कि इस टॉपिक को करवाने के लिए कौन सी विधि सबसे न्यायोचित है, जिससे जो अधिक से अधिक बच्चों को कवर किया जा सके। अब हम ये बात मानते हैं कि क्लास में टीचर कई बार बोर्ड का यूज़ करते हैं, कई बार फ्लैक्स बोर्ड यूज़ करते हैं, या चार्ट यूज़ किया जाता है, मॉडल यूज़ किया जाता है, या आउट ऑफ द क्लासरूम लेके जाया जाता है, लैब का यूज़ किया जाता है, या बच्चों को ग्रुप में बनाकर डिस्कशन करवाई जाती है। तो इन सब के पीछे मकसद क्या है? इन सब पीछे मकसद ये होता है कि विद्यार्थी सीखें और सभी विद्यार्थी सीखें। टीचर का मकसद होता है क्लास में मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितने हैं वो सभी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें ताकि वो सीख पाएँ। तो वो सीखने के पर्पज़ से ही टीचर उनको आगे लेके चलता है। तो यहाँ पर जब एक टीचर अपनी क्लास को बहुत बेहतर ढंग से समझ जाता है, उनकी विशेषताओं के बारे में जान जाता है, तो उसी के हिसाब से वो उनके लिए एक ऐसे एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड सेलेक्ट करता है जिसके हिसाब से सभी बच्चे उसका फ़ायदा उठाकर सीखने की तरफ आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि क्लास में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है, तो हमने ये नहीं ध्यान देना कि ठीक है उसको तो समझ आएगा नहीं, उसको छोड़ो, बाकियों को तो लेके चलें, नहीं। तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जो थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की डिमांड रखता है तो उसको थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन दे के उनको इनके साथ रखा जाए ताकि सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी पढ़ सकें।
नेक्स्ट बात करते हैं एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, समायोजन संबंधी समस्याएं। अब समायोजन से संबंधी समस्या क्या है? क्लास में विद्यार्थियों के बीच में आपस में एडजस्टमेंट से संबंधित, क्लास में बच्चों की आपस में, टीचर के साथ एडजस्टमेंट, टीचर की टीचर के साथ एडजस्टमेंट संबंधी समस्या, कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर जब बच्चों में अलग अलग योग्यताएं हैं, उनके अनुसार जब पढ़ाया जा रहा है तो उन बच्चों की किस वे से एडजस्टमेंट की जाए, इसके बारे में टीचर को सही निर्णय लेने में हेल्पफुल रहता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि समायोजन के क्लास को किस वे से कैसे एडजस्ट करना है, किस विद्यार्थी को किसके साथ एडजस्ट करना है, कि क्लास की फॉर्मेशन कैसे रखनी है, कि जो बच्चे मान लीजिए अब क्लास में एडजस्टमेंट से कई कंसेप्ट निकल के सामने आ जाते हैं। किसी बच्चे को कम सुनाई देता है, किसी को कम दिखाई देता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, या किसी को मेंटली प्रॉब्लम है। मतलब क्लास में तो देखो सभी तरह के बच्चे होंगे। अभी तक जो हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंटेलिजेंस ही कर रहे हैं। मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है, सोशली प्रॉब्लम भी हो सकती है, इमोशनली प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में जो प्रॉब्लमेटिक हैं वो कई कैटेगरीज हो सकती हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन सभी बच्चों को क्लास में इस वे से एडजस्ट किया जाए ताकि वो सभी एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर जो मेन पर्पज़ है पढ़ना, उसकी तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्लास में जब टीचर टीच कर रहा है तो उसको चाइल्ड सेंटर्ड से मतलब क्या है कि बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षित किया जाना चाहिए। बिकॉज द स्टूडेंट इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, नॉट इज द एजुकेशन इज सेंटर फॉर द चाइल्ड। अब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यही बनता है कि हमारी जो सारी शिक्षा प्रणाली है, जो सारा तामझाम रचा गया है, वो बच्चे के लिए रचा गया है। आज क्या हो गया, ये उल्ट हो गया है कि जो तामझाम रचा गया है वो बच्चों के लिए रचा गया है, शिक्षा से प्राप्त करने के लिए नहीं। हमें बच्चे को शिक्षित करना है, इस वे से उसको पढ़ाया जाए जिससे बच्चे को समझ आ जाए, ना कि इस जो तामझाम बनाया गया है उससे बच्चा अपने आप सीख ले, वो नहीं सीख पाएगा। तो हमें जो शिक्षा है उसको बाल केंद्रित रखना है कि बच्चे को जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ तक समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कौन सा टीचिंग मेथड उनके लिए अप्रोप्रिएट है, किस वे से उनको और आसानी से पढ़ाया जा सके, पढ़ाने के बाद वो उसको कौशलात्मक स्किल्ड बेस करके किस वे से सीख सके, इन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसमें लास्ट है प्रोवाइड गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रदान करने से संबंधित। बच्चों को समय समय पर अलग अलग तरह की समस्याएं आती रहती हैं, चाहे वो सब्जेक्ट चूज से संबंधित हो, क्लास में करिकुलम रिलेटेड हो, या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, कई अलग अलग तरह की, या फैमिली बेस्ड भी हो सकती हैं, क्लास में आपस में एडजस्टमेंट बेस्ड भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक टीचर को क्लास में सभी बच्चों के साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चे बेझिझक टीचर से अपनी समस्याएँ या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकें। और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी बच्चों को अच्छे से उनको उनकी योग्यता के अनुसार सही मार्गदर्शन करके सही रास्ता दिखा सके। तो जिस तरह से हमने बात की है एक टीचर के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसी तरह से एक स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट्स इसमें हैं। स्टूडेंट्स बेनिफिट्स के बिहाफ पे हम बात कर सकते हैं। इसमें बच्चों को समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे हमने पीछे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की बात की थी, जिसमें बच्चों को छोटे ग्रुप में बांटकर एक दूसरे के सहयोग करके पढ़ना पढ़ाना सिखाया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर बच्चों को छोटे ग्रुपों में बांटकर आपस में सीखने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे बच्चे का वर्कलोड कम होता है, बच्चे में एक जो सीखने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम समायोजन से संबंधित है, जो होमवर्क असाइन किया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, उसके संबंधी निर्धारण है। उपयुक्त पद्धति का चयन, कौन सी ऐसी पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है, बच्चों के लिए बेनिफिट हैं। और ये सब कहीं ना कहीं एक टीचर को अपने काम को पूरा करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो ओवरऑल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये सब मिलकर एक टीचर को इस लायक बनाती हैं कि वो इस टॉपिक को पढ़कर अपनी क्लास को स्मूथ बना सके, अपनी क्लास के काम को ईजिली और अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात